26 जनवरी दोपहर बाद 2 बजे जीत सिंह, लारा रेबेलो और एडवार्डो पूना में थे। सफर में लारा ने फिक्स की दुहाई तो नहीं दी थी, लेकिन सारा सफर उसने ऊँघते जागते, बेचैनी से करवटें बदलते और बार बार सवाल करते काटा था कि वो कहाँ जा रहे थे। हर बार जीते ने बड़े सब्र से, बड़े आश्वासन पूर्ण भाव से उसे जवाब दिया था कि वो ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ से उसे वो मदद हासिल होती जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। वो जवाब उसे वक्ती तौर पर खामोश कर देता था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर सवाल करने लगती थी। वो सिलसिला पूना पहुंच जाने तक चला। जो डी एडिक्शन सेंटर उनकी मंजिल थी, वो कंटोनमेंट एरिया से भी बाहर अन्ना नगर में था। वो जगह पुराने जमाने की एक रिहायशी इमारत निकली, जिस तक एक प्राइवेट रोड से होकर पहुंचा जाता था। इमारत पर किसी तरह का कोई बोर्ड तो लगा हुआ था ही नहीं, और भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि ये जाहिर करती कि वो एक स्पेशलिटी अस्पताल था। वो 3 मंजिला इमारत थी, जिसकी पहली और दूसरी मंजिल की खिड़कियों पर मोटी सलाखों की ग्रिल लगी हुई थी, जिन्हें जीत सिंह ने बड़े सब पकाए भाव से देखा। एडवार्डो ने जैसे उसके मन की बात पढ़ी। जरूरी है, वो धीरे से बोला। कई एडिक्ट ट्रीटमेंट का वो रिस्पॉन्स नहीं देते जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। ऐसे लोगों में डेथ विश, मर जाने की ख्वाहिश आम पाई जाती है। ठीक, जीत सिंह संजीदगी से बोला। टैक्सी इमारत के विशाल कंपाउंड के आयरन गेट की तरफ बढ़ी। इधर मेरा काम होएगा क्या? लारा बोली। हाँ, एडवार्डो बोला। क्या जगह है? साइलेंट, क्रीपी, जैसे भूत बसेरा हो। खाली लगता है, भीतर रौनक है। है क्या जगह? हॉस्पिटल है। व्हाट डू यू मीन हॉस्पिटल है? मेरे को हॉस्पिटल में क्या करना मांगता है? बेबी, यू विल। व्हाट द हेल? वो गुस्से में बोली। उसने टैक्सी का हैंडल थाम कर अपनी ओर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो जीत सिंह ने झपट कर उसकी कलाई थाम ली। एडवार्डो के इशारे पर ड्राइवर ने तुरंत टैक्सी को ब्रेक लगाई। एक चरचराहट की आवाज के साथ वो गति शून्य हुई। छोड़ो मेरे को, वो चिल्लाई। लारा, मेरी बात सुनो। तुम मेरे को झूठ बोला मैन। अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटाती वो बोली। तुम तो बोला मेरे को इधर फिक्स मिलेगा। मैंने ऐसा नहीं बोला, जीत सिंह बड़े सब्र के साथ बोला। तुम बराबर बोला। बोला कि नहीं बोला कि मेरे को इधर मदद हासिल होना मांगता? मदद बोला ना, फिक्स किधर बोला? फिक्स ही मेरा मदद नहीं। जिस मदद की तुम्हें सख्त जरूरत है, वो फिक्स से तुम्हें निजात दिलाएगी, और वो मदद तुम्हें यहाँ से हासिल होगी। यहाँ धीरे धीरे तुम्हारी हीरोइन की आदत छुड़ा दी जाएगी। यानी कि मुझे मार डाला जाएगा, मेरे को फोर्स किया जाएगा मर जाने को। इधर मेरे को बांध के रखा जाएगा, किसी लोनली सेल में डाल दिया जाएगा, जिधर से मेरा चीखना चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं देगा। मेरे को फिक्स नहीं मिलेगा, तुम्हें पहले पागल हो जाएगा और फिर डेड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेबी, एडवार्डो बोला। यू विल बी अ न्यू गर्ल व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस प्लेस। मेरे को इधर नहीं जाना मांगता, तुम मेरे को फोर्स करेगा क्या? नहीं, फोर्स नहीं करेगा। जबरदस्ती वाला ये काम नहीं। वहाँ कामयाबी तभी मुमकिन है जब पेशेंट एडिक्ट अपनी राजी से डी एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए तैयार होता है। तुम खुद यस नहीं बोलेगा तो इधर तुम्हारे को कोई नहीं रखेगा। इधर तुम्हारे को अपना कंसेंट साइन करके देना होगा। नेवर। क्या तुम ठीक होना नहीं मांगता? कोई हेरोइन एडिक्ट ठीक नहीं होता ओल्ड मैन। मेरे को मालूम। मेरे को इधर का कोई हेल्प नहीं मांगता। मेरे को कोई हेल्प कर सकता है तो खाली भालेकर कर सकता है। जो हेल्प मेरे को मांगता है वो भालेकर मेरे को देगा, एंड दैट्स फाइनल। पागल मत बनो लारा, जीत सिंह बोला। दैट्स फाइनल। मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो। छोड़ता हूँ। जीत सिंह ने उसकी कलाई पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। लेकिन मेरी बात सुनो। क्या सुनाना मांगता है? दूसरे हाथ से अपनी कलाई मसलती वो बोली। देखो, जोश में बोलना बंद करो और थोड़ा मगज से काम लो। या तो तुम हमारी बात मानो और राजी से डी एडिक्शन के लिए इधर रहना कबूल करो, या फिर जैसे तुम अपनी मर्जी करना मांगती हो वैसे मैं अपनी मर्जी करेंगा। तुम क्या करेंगा? मैं यहीं से वापस मुड़ेगा और तुम्हारी इसी हालत में सीधे तुम्हें पैरने में तुम्हारी माँ के पास ले जाएगा।
आई डोंट केयर, आई डोंट पे टू हुड्स। यहाँ जाने की जगह तो मेरे को कहीं भी जाना कबूल, जान तक से जाना कबूल। जीत सिंह के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसका तुरुप का पत्ता पिट गया हो। उसने फिर कोशिश की। उसके बाद मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। उसने फिर कोशिश की। वो क्या करेगा? वो तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आएगा जैसे किसी आदि नशेड़ी के साथ पेश आते हैं। क्या करेगा? जेल में बंद कर देगा, जहां तुम्हारी फिक्स की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होएगा। तुम दीवारों से सिर टकरा टकरा कर मर जाएगा। क्या वांदा है? इधर भी तो यही होगा। इधर कौन मेरे को फिक्स देगा? नहीं देगा, लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसा देगा जिससे तुम चैन पाओगी। याद करो, कल रात तुम्हारी कितनी बुरी हालत थी। कैसे सुधरी थी? कैसे सुधरी थी? उसके स्वर में शंका का पुट आया। उस इंजेक्शन से सुधरी थी जो तुम्हें बिग डैडी ने दिया था। हेरोइन का माइल्ड इंजेक्शन दिया था, मेरे को मालूम। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। बिल्कुल नहीं। तो क्या दिया था? मेथाडोन, जो हेरोइन का सब्स्टिट्यूट कहलाता है। क्या सच बोलता है मैन? बॉब नहीं मारेला ना? नहीं, मेथाडोन। उसने अनिश्चित भाव से नाम दोहराया। हाँ, यहाँ भी तुम्हें वही या उससे मिलते जुलते ड्रग्स एडवार्डो ने जल्दी से जोड़ा दिया जाएगा। उससे तुम अच्छा महसूस करोगी और तुम्हारी हेरोइन की तलब धीरे धीरे घटती जाएगी। ऐसा ही है ना डैडी? हाँ, सहमति में सिर हिलाता हुआ एडवार्डो बोला। मेरे को जाती तौर से मालूम है कि डी एडिक्शन प्रोग्राम में मेथाडोन जैसे ड्रग्स बहुत अच्छा असर दिखाते हैं। बेबी, मैं तुम्हारे को मिसगाइड करना नहीं मांगता, ज्यादा होपफुल बनाना भी नहीं मांगता। मैं ये नहीं कहता कि इधर भर्ती होने के बाद अगले ही दिन तुम हवाओं के हिंडोलों में झूलने लगोगी। कुछ दिन सख्ती से गुजरेंगे, लेकिन वो सख्ती उस सख्ती के मुकाबले में कुछ भी नहीं होगी जिसे कि तुम अब झेल रही हो। और आखिर में देखना, तुम अपने आप को एक नई जिंदगी में कदम रखता पाओगी। वो खामोश रही। माय डियर, आई एम एन ओल्ड मैन, ओल्ड इनफ टू बी योर ग्रैंडफादर। विल आई लाई टू यू? नो। वो फिर अनिश्चित भाव से बोली, बट ड्रॉप ऑल बर्ड्स बेबी एंड ट्रस्ट मी। शुड आई? यू मस्ट फॉर योर ओन गुड, फॉर योर फ्यूचर। कुछ ही दिन की तो बात होगी, जीत सिंह ने आश्वासन दिया। देखना, वो कुछ दिन तो तुम अपनी 17 तारीख के पहले की उमंग भरी जिंदगी को याद करते गुजार दोगी। क्या तुमको नहीं मांगता कि दुनिया तुम्हें वैसी हंसती खिलखिलाती, खुशियां बिखेरती, खुशियां बटोरती देखे जैसी मैंने तुम्हें 17 की शाम को ग्राउंड रोड के बार में देखा था? मांगता है, वो भर्राई कंठ से बोली। कितना आनंद था तुम्हारी जिंदगी में। जीत सिंह ने जैसे तपते लोहे पर चोट की। कितनी कशिश थी तुम्हारी खूबसूरती और जवानी में। जो देखता था तुम पर लार टपकाने लगता था, तुम्हें पाने की ख्वाहिश करने लगता था, और तुम कहती थी, बाजू हट भिड़ो, चलता फिरता नजर आ, है ना? हाँ, वो सिसकती सी बोली। हाँ, सब तुम्हारे दीवाने, सब हुस्न की दौलत से माला माल लारा रेबेलो के कदमों में। और अब याद करो, वही लारा रेबेलो, वही शान और अभिमान से भरी लारा रेबेलो कैसे कल मोटल में अपने आप को मेरे पर ढेर कर रही थी। 17 तारीख से पहले तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ था क्या? कभी अपनी ऐसी बेकदरी तुम्हें झेलनी पड़ी थी क्या? नहीं नहीं, छोकरा लोग मेरे सामने दिल निकाल कर रखते थे और मैं उन्हें ठोकर लगाती थी। कल ठोकर तुम्हें खानी पड़ी, आगे और भी खानी पड़ेंगी। मांगता है कि ऐसा हो? नहीं। क्या तुम आज जैसी बनी रहना चाहती हो, या तुमको वापस पहले जैसा बनना मांगता है, जब तुम्हारे एक इशारे पर लोग बाग तुम्हारे कदमों पर लौट लौट जाते थे? पहले जैसा बनना मांगता है। उसका कंठ इतना रुक गया कि वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई। पहले जैसा बनना मांगता है मैं। बनोगी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम पहले जैसा बनोगी। तुम जब यहाँ से निकलोगी तो खुशियों और मुरादों से हुमकते दिल के साथ हवाओं के हिंडोलों पर सवार निकलोगी। अपने गुजरे दिनों को एक बुरे सपने की तरह भुलाकर निकलोगी। नौजवान दिलों पर राज करने की उस तिलस्मी ताकत से मालामाल निकलोगी जो खुदा ने सिर्फ औरत को बख्शी है। फिर इस एहसास के साथ निकलोगी कि तुम जिसकी तरफ भ्रिकुटी तान कर देखोगी वो ढेर हो जाएगा।
तुम भी? हाँ, मैं भी। कल तो नहीं हुए, क्योंकि कल तुम आज जैसी थी, आइंदा दिनों में तुम पहले जैसी होगी, फिर देखना। अच्छा, अब बोलो क्या कहती हो? डर डर लगता है। डर को निकाल दो मन से और भविष्य के सुनहरे सपनों पर निगाह रखो। ओके, मेरे को मंजूर है। जीत सिंह ने चैन की लंबी सांस ली। एडवार्डो के चेहरे पर भी राहत के भाव आए। उसने ड्राइवर को टैक्सी आगे बढ़ाने को बोला। टैक्सी आयरन गेट पर पहुंची। गेट के बाजू में एक वॉच बॉक्स था, जिसमें से एक वर्दीधारी गार्ड बाहर निकला। एडवार्डो ने टैक्सी की खिड़की में से सिर निकाला और बोला, कैसा है इंगोले? गार्ड ने गौर से टैक्सी की तरफ देखा। तत्काल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और स्वागत के भाव आए। एडवार्डो साहब, वो बोला और तत्काल गेट खोलने लगा। क्या डॉक्टर वॉल्सन भीतर है? एडवार्डो ने पूछा। है साहब, गार्ड अदब से बोला। आप चलो साहब, मैं टेलीफोन पर खबर करता है कि एडवार्डो साहब आया है। थैंक यू। टैक्सी आगे बढ़ी और लंबे ड्राइववे से गुजरती इमारत की पोर्च में पहुंची। तीनों टैक्सी से बाहर निकले। जीत सिंह ने भाड़ा चुकता करके टैक्सी को रुखसत किया और फिर तीनों इमारत में दाखिल हुए। एक नर्स के साथ डॉक्टर वॉल्सन लॉबी में ही मौजूद था। वो कोई 65 साल का औसत कद काट का व्यक्ति था, जो सिर से गंजा था, बाइफोकल्स लगाए था और डॉक्टरों वाला सफेद कोट पहने था। एडवार्डो ने उससे हाथ मिलाया और जीत सिंह और लारा रेबेलो का परिचय दिया। डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया और नर्स को इशारा किया। नर्स ने आगे बढ़कर लारा की बात थाम ली। लारा फिर व्याकुल हो उठी। उसने बड़े कातर भाव से पहले जीत सिंह और फिर एडवार्डो की तरफ देखा। फिक्र नहीं करने का था। जीत सिंह मीठे स्वर में बोला, मैं है ना। गो बेबी, एडवार्डो जैसे उसे पुचकारता सा बोला। गो फियरलेसली। वो डॉक्टर और नर्स के साथ यूं बोली जैसे वो बकरी थी जिसे कसाई काटने को ले जा रहा था। वो तीनों एक झूलते दरवाजे के पीछे गायब हो गए। एडवार्डो और जीत सिंह पीछे प्रतीक्षा करते रहे। आधे घंटे बाद डॉक्टर लौटा। एडवार्डो ने व्यग्र भाव से उसकी तरफ देखा। शी इज रेस्टिंग। डॉक्टर व्यवसाय सुलभ गंभीरता से बोला, अभी सोती है। काबू से बाहर का केस तो नहीं? एडवार्डो ने पूछा। पेशेंट की विल बराबर हो तो डी एडिक्शन का कोई केस काबू से बाहर नहीं होता। कोई डिफिकल्ट होता है, कोई इजी होता है, बट काबू से बाहर कोई नहीं होता। ये कैसा केस है? एवरेज, ना ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा इजी। कब से हेरोइन एडिक्ट है? 8-9 दिन से, जवाब जीत सिंह ने दिया। बस? डॉक्टर हैरानी से बोला। बाहों पर पंचर मार्क तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। वो क्या है कि एक दिन में 3-3 4-4 बार। जीत सिंह ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया और खेदपूर्ण भाव से मुस्कुराया। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। इतना यंग गर्ल और इतना ज्यादा इंजेक्शन पहले ही दिन से? अपनी मर्जी से नहीं। क्या बोला? एक साजिश के तहत इसे जबरन ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा था। तुम्हारा मतलब है कि इसे मर्जी के खिलाफ जबरन हेरोइन का इंजेक्शन दिया जाता था? हाँ। दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट। ऐसा करने वाला शख्स तो फौरन गिरफ्तार होना चाहिए। जीत सिंह खामोश रहा। होगा, एडवार्डो बोला, गिरफ्तार भी होगा और सजा भी पाएगा, लेकिन फौरन नहीं, टाइम लगेगा। आई सी। ये कब तक ठीक हो जाएगी? जीत सिंह व्यग्र भाव से बोला। भाई, कंप्लीटली 100% रिकवर करने में तो कई महीने लगेंगे, लेकिन हेरोइन की जानलेवा तलब से निजात हफ्ता 10 दिन में पा जाएगी। यहाँ कब तक रहना होगा? कम से कम 1 महीना। उसके बाद भी इसे घर जाने की इजाजत इसी कंडीशन पर दी जा सकती है कि कोई हर घड़ी इस पर स्ट्रिक्ट वॉच रखे, जो हेरोइन तक इसकी पहुंच हरगिज हरगिज ना बनने दे। लेकिन 1 महीना? जीत सिंह निराश भाव से बोला। उसने पनाह मांगती निगाह से एडवार्डो की तरफ देखा। ये लड़की, एडवार्डो बोला, एक कत्ल के केस में मटेरियल विटनेस है। इसका जल्दी से जल्दी कोर्ट में खड़े होकर गवाही देने के काबिल बनना जरूरी है। इस काम के काबिल ये कब तक बन जाएगी? हफ्ता 10 दिन में, बशर्ते कि नशे से निजात पाने की स्ट्रॉन्ग विल जाहिर करें और ट्रीटमेंट के मामले में पूरी तरह से कोऑपरेट करें। उससे पहले नहीं किया? नहीं, उससे पहले तो भले ही अभी साथ ले जाओ।
हेरोइन का इंजेक्शन दो और ये नॉर्मल, फिजिकली भी और मेंटली भी। हेरोइन एडिक्ट की गवाही पर, नशे में बोलती गवाह पर कौन एतबार करेगा? ये तो तुम्हारे सोचने की बात है। हफ्ते 10 दिन में, एडवार्डो ने पूछा, ये इस काबिल हो जाएगी कि कोई इसकी कलाइयां ना देखे तो ना जान सके कि ये ड्रग एडिक्ट थी? हाँ। फिर तो चलेगा, एडवार्डो बोला। उसने जीत सिंह की तरफ देखा। ठीक है ना? चलाना पड़ेगा, जीत सिंह बोला। जब कोई और चारा नहीं तो चलाना पड़ेगा। आई विल डू माई बेस्ट, डॉक्टर संजीदगी से बोला। एडवार्डो ने कृतज्ञतापूर्ण से सिर झुकाया। जीत सिंह ने भी। मंगलवार 27 जनवरी, अगले रोज सुबह 10 बजे डॉक्टर वॉटसन के डी एडिक्शन सेंटर से एक एम्बुलेंस बाहर निकली और मुंबई की तरफ रवाना हुई। एम्बुलेंस को सेंटर का वर्दीधारी ड्राइवर चला रहा था और भीतर एक नर्स थी, एक डॉक्टर था और एक पेशेंट था। नर्स असली थी, जो कि सेंटर की पुरानी मुलाजिम थी और ड्राइवर की तरह डॉक्टर वॉल्सन के भरोसे की थी। उसके पास डॉक्टर वॉल्सन के लेटर हेड पर टाइप शुदा और डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर से तस्दीक शुदा एक सर्टिफिकेट था, जिसके मुताबिक पेशेंट निर्मल कुमार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल को रेफर किया जा रहा था, क्योंकि पूना के अस्पताल में उसका एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं था। डॉक्टर एडवार्डो था, जो कि सफेद कोट में खूब जच रहा था। कोट की दाईं जेब में उसने एक स्टेथोस्कोप यूं रखा हुआ था कि वो जेब में से आधा बाहर झांकता दिखाई देता। कोट की ऊपरी जेब में उसने एक स्क्रैच पैड रखा हुआ था और 3 पेन लगाए हुए थे। दाईं ओर छाती पर प्लास्टिक की नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर डॉक्टर एडवार्डो एमडी अंकित था। पेशेंट जीत सिंह था, जिसको ड्रिप और ऑक्सीजन लगाने का प्रबंध था, जो कि मंजिल करीब आने पर सक्रिय होता। तब उसके मुंह पर प्लास्टिक का एक भोंपा सा यूं चढ़ा होता कि उसके देख के लगे कि उसकी सूरत पहचानी जाना संभव ना हो, क्योंकि वो मुंह के ठोड़ी और आंखों के बीच के पूरे हिस्से को घेरे होता। उससे कोई जवाब देना इसलिए अपेक्षित नहीं होता, क्योंकि उसे सिडेटिव के गहरे असर में बताया जाता। 2.5 घंटे बाद एम्बुलेंस नेशनल हाईवे नंबर 4 से मुंबई की हद में दाखिल हुई। आगे जहां हाईवे से विभिन्न सड़कें फूटती थी, वहां उन्हें पुलिस ने रोका। एक सब इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से बात की और फिर उसे एम्बुलेंस को खोलने को बोला। ड्राइवर नीचे उतरा, एम्बुलेंस के पृष्ठभाग में पहुंचा और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। नर्स ने दरवाजा खोला। तभी एक मवाली सा लगने वाला आदमी सब इंस्पेक्टर के बाजू में आ खड़ा हुआ। दोनों ने भीतर झांका। सब इंस्पेक्टर से ज्यादा गौर से दूसरे शख्स ने भीतर का नजारा किया। किधर से आता है? सब इंस्पेक्टर बोला। किधर जाता है? क्या रे? नर्स सख्ती से बोली। ड्राइवर नहीं बोला क्या? मैं बरोबर बोला भाई, ड्राइवर बोला। पूना से आता है, ब्रिज कैंडी जाता है। पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। सीरियस हार्ट केस है, डॉक्टर एडवार्डो बोला। ब्रिज कैंडी में इमीडिएट बाईपास के लिए रेफर किया गया है। पर्चा है क्या? एडवार्डो ने नर्स की तरफ देखा। नर्स ने डॉक्टर वॉटसन का पर्चा पेश किया। सब इंस्पेक्टर ने पर्चे का मुआयना किया और फिर उस पर से सिर उठाकर साथ खड़े आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। सब इंस्पेक्टर ने पर्चा नर्स को वापस कर दिया। ड्राइवर की रवानगी का इशारा किया और पीछे हट गया। ड्राइवर ने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद किया और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। एम्बुलेंस आगे सड़क पर दौड़ चली। नर्स ने ड्रिप की सुई खींच दी और ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑफ कर दिया। जीत सिंह ने भोंपा खुद मुंह से उतारा और उठकर बैठ गया। सांता मारिया, एडवार्डो बोला। कितने रिसोर्सफुल है इधर के मवाली लोग। क्या बोला डैडी? जीत सिंह बोला। पुलिस वाले के साथ एक मवाली था। पुलिस वाला तो चेकिंग का खाली ड्रामा करता था, असल में तो चेकिंग वो मवाली किया। ओह जीते, मेरे को डेफिनेट कि इधर एंट्री के हर रास्ते पर प्लेन के, बस के, रेल के मवाली लोगों की ऐसे चेकिंग चल रही होगी। मेरे वास्ते और लारा रेबेलो के वास्ते, जिसे तो मरगांव में उनके चंगुल से सरका लाया। पुलिस की मदद से, अनऑफिशियल मदद से। क्या बड़ी बात है? तारदेव का अक्खा पुलिस थाना तो मैं अपनी आंखों से नेता लोगों की मुट्ठी में देखा, और पता नहीं कौन कौन मुट्ठी में होएगा, परंतु अब इधर मुंबई के अंदर है और सेफ है।
तुम्हारी मेहरबानी से डैडी। मेरी हम्बल असिस्टेंट से मेहरबानी तो गॉड ऑलमाइटी का ही होता है सब पर। अब बोल, आगे किधर जाने का है? अभी कमाठीपुरा। माय डियर, एडवार्डो नर्स से बोला, ड्राइवर को बोल। नर्स ने पार्टीशन के मध्य में लगी छोटी सी विंडो खोली और ड्राइवर को बोला। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय अवकाश की वजह से एडवार्डो के वालपोई से भेजे कैसेट मुंबई में अपने अपने गंतव्य स्थल पर 4 बजे के बाद पहुंचे। 5 बजे एक्सप्रेस का चीफ एडिटर शिवा रामन अपने सिटी एडिटर अजीत दत्त और एस रिपोर्टर पंकज झालानी के साथ अपने ऑफिस में गंभीर कॉन्फ्रेंस में मशगूल था। उन दोनों के वहां पहुंचने से पहले चीफ एडिटर वीडियो कैसेट को एक बार देख चुका था और दूसरी बार वो उसने अपने माथातों के साथ देखी। ये तो कमाल हो गया, झालानी बोला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में ही ऐसा करिश्मा कर दिखाएगा। कौन? चीफ एडिटर की भवें उठी। कौन कैसा करिश्मा कर दिखाएगा? जीत सिंह, जिसने ये कैसेट भेजा है। भेजने वाले की जगह पर जीत सिंह का नाम तो दर्ज नहीं है, इस पर तो किसी जॉन स्मिथ का नाम दर्ज है और पोंडा का पता दर्ज है, अजीत दत्त बोला। जॉन स्मिथ जीत सिंह का उधर का कोई वाकिफ होगा जिसकी मार्फत उसने हमें ये कैसेट भेजा। तुम्हें क्या मालूम? उसी ने भेजा है सर, झालानी पुर इसरार लहजे से बोला, क्योंकि जब एक बड़े मवाली की सपरिवार जान से मार दिए जाने की धमकी से खौफ खाकर मैं नपुंसक हो गया था, तो इस लड़की को तलाश करने का बीड़ा उसी ने उठाया था और अपने इसी मिशन के तहत शनिवार सुबह वो प्लेन से गोवा रवाना हो गया था। जो काम एक कथित खोजी पत्रकार भी पता नहीं कर पाता या ना कर पाता, वो इस मामूली ऐसे कामों में ना तजुर्बेकार शख्स ने कर दिखाया। और क्या खूब कर दिखाया, अजीत दत्त बोला। न सिर्फ लड़की को तलाश कर लिया, उसकी स्टेटमेंट भी हासिल कर ली। लड़की का ये बयान पुलिस के केस की धज्जियां उड़ा देगा। एक बार इस बयान के रोशनी में आते ही नेता लोगों की हिमायत में लगे और बोनी जाधव को कत्ल के इल्जाम से हर हालत में बचाने का बीड़ा उठाए पुलिस वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। तुम्हें? चीफ एडिटर वार्तालाप में दखल अंदाज करता हुआ बोला। जान से मार देने की धमकी का क्या किस्सा है? सर, मेरे को एक बड़े मवाली की क्लियर वार्निंग है कि या तो मैं के मिस्त्री के केस से हाथ खींच लूं या परलोक जाने के लिए तैयार रहूं। ऐसा क्या? चीफ एडिटर तनिक हड़बड़ाया। जी हाँ। इसलिए तुमने हाथ खींच लिया? झालानी का सिर झुक गया। ये शर्मिंदा है, अजीत दत्त धीरे से बोला। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं, चीफ एडिटर बोला, जिसमें कोई ना कोई जोखम ना हो। जो शख्स जोखम से खौफजदा होता है वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपनी परवाह नहीं सर, झालानी कठिन स्वर में बोला, लेकिन बीवी बच्चा। जंग के मुहाम पर दुश्मन की गोली के आगे सीना तान कर खड़े होने वाले फौजी जवान की भी बीवी होती है, बच्चा होता है, लेकिन वो दुश्मन का मुकाबला करने के लिए फ्रंट पर जाने की नौबत आने पर बंदूक नहीं रख देता। जैसे कि चीफ एडिटर ने घूर कर झालानी की तरफ देखा। तुमने कलम रख दी। झालानी के मुंह से बोल नहीं फूटा, वो सिर झुकाए बैठा रहा। सर, अजीत दत्त फिर उसकी हिमायत में बोला, ये जानता है कि खौफ ने, बीवी बच्चे की सलामती की ख्वाहिश ने इसकी जुबान को ताला लगाया है। ऐसा ताला एक्सप्रेस पर मुंबई के सारे मवाली मिलकर नहीं लगा सकते। इसने जीत सिंह को आश्वासन दिया था कि अगर वो लड़की का सुराग निकालने में कामयाब हो गया तो फिर जो काम एक झालानी ने करना था वो पूरा मीडिया करेगा। डेफिनेटली करेगा, चीफ एडिटर बोला, लेकिन उसमें एक झालानी शामिल नहीं होगा। झालानी जरूर शामिल होगा, झालानी सिर उठाकर दृढ़ता से बोला, बल्कि अब आगे जो करना है झालानी ही करेगा। खुदा के लिए अब और ज्यादा जलील ना कीजिए सर, मेरी गैरत सो गई थी, मर नहीं गई थी। मोह माया का जो वक्ती अंधेरा मेरे जहन पर छा गया था वो इस कैसेट को देखने के बाद अब छंट गया है। ये मेरे लिए लानत की बात है कि जिस शख्स का कोई फर्ज नहीं था उसने इतना बड़ा काम किया, और जिसका ये काम था वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर जालिम के झपट्टे से बचने के लिए जैसे बिल में दुबक कर बैठ गया। बेटर लेट देन नेवर, प्रोत्साहन भरे स्वर में अजीत दत्त बोला। देर आए दुरुस्त आए। इनफ विद द हिस्ट्री, चीफ एडिटर बोला। लेट्स टॉक ऑफ फ्यूचर नाउ। द क्वेश्चन इज, शैल वी डू दिस स्टोरी? वी मस्ट सर, अजीत दत्त बोला।
We have already stalled it long enough. Enough is enough. We will stall it no more. But sir, yes, ये कैसेट अपनी कहानी खुद कह रहा है। लड़की के बयान से साफ जाहिर है कि शनिवार 17 तारीख की शाम को ग्रांट रोड के बार में असल में क्या हुआ था और बाद में बोनी जादव के फ्लैट में असल में क्या हुआ था। साफ जाहिर है पुलिस का कथित चश्मदीद गवाह शेख मुनीर झूठा है और पुलिस का सिखाया पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो तो मौकाए वारदात पर मौजूद ही नहीं था। और जो गवाह ये लारा रेबेलो नाम की गोवानी लड़की मौकाए वारदात पर मौजूद थी, उसका अगवा कर लिया गया था ताकि वो अपना बयान ना दे सके। अगवा भी कत्ल जैसा ही जघन्य अपराध है। एग्जैक्टली सर, और उसे नेता लोगों की बिगड़ी, गैर जिम्मेदार और क्रिमिनल माइंडेड औलाद की सलामती के लिए पुलिस की शय पर और बराबत की शिरकत के साथ अंजाम दिया गया था। लड़की के इस बयान से खाली यही साबित नहीं होता कि केके मिस्त्री का डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ था और कातिल बोनी जादव था, बल्कि ये भी साबित होता है कि तारदेव थाने के पुलिस वाले दस्ताने में हाथ की तरह कातिल के साथ है और उन्होंने ही कातिल को बचाने के लिए एक फर्जी कहानी गढ़ी और उसको बल देने के लिए शेख मुनीर की सूरत में फर्जी गवाही खड़ा किया। यही नहीं, जालानी जोश से बोला, पुलिस ने लड़की के अगवा में मदद क्या की, बराबर की शिरकत की, क्योंकि पुलिस की मदद के बिना अगवा हो ही नहीं सकता था। पुलिस के डॉक्टर ने नेता लोगों की जरूरत के मुताबिक मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को टैंपर किया। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कातिल को, जो कि अब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि बोनी जादव है, मौकाए वारदात पर से कत्ल की दुहाई देने वाले सबूत मिटा देने का पूरा मौका दिया और जानबूझकर उपलब्ध गवाहों के ऐसे बयान दर्ज नहीं किए जो कि पुलिस की गढ़ी हुई कहानी को झुटलाते थे। अब हम सब छापेंगे, चीफ एडिटर बोला, और पुलिस की लिपापोती वाले रोल को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। सर, वो तो हम करेंगे, अजीत दत्त बोला, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता था। क्या? सर, हमारे पास ये एक कैसेट है जो कि नेता लोगों की और उसने मिली भगत करने वाले पुलिस वालों की हालत खराब कर सकती है, लेकिन हमें इसको बनाने वाले इसको भेजने वाले के बारे में कुछ नहीं मालूम है। जलानी ने प्रतिवाद किया। वो जीत सिंह, जो अंदाजा है, होपफुल थिंकिंग है कि इस कैसेट का ओरिजिनेटर और डिस्पैचर जीत सिंह का नाम का वो शख्स है जो कि केके मिस्त्री के कातिलों को सजा मिलती देखने को तमन्नाई है, लेकिन यकीनी तौर से हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। वो लौटेगा भी तो सही, जालानी बोला। पता नहीं कब लौटेगा, और लौटेगा तो किन हाथों में पड़ेगा और किस अंजाम को पहुंचेगा। यही लड़की के बारे में भी कहा जा सकता है। आपका मतलब है कि? मेरा वो भी मतलब है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी मतलब है। वो क्या? कम टू द पॉइंट मिस्टर दत्त, चीफ एडिटर बोला। सर, हमें कैसे मालूम है कैसेट में वीडियो कैमरे के सामने बयान देती ये लड़की लारा रेबेलो है? क्या? जलानी हैरानी से बोला। ये लारा रेबेलो नहीं है तो और कौन है? कोई और लड़की क्यों कर इतना कुछ जान सकती है? कोई जान वाला हो तो जान सकती है। जनवाने वाला? जीत सिंह? लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनो। फर्ज करो जीत सिंह का मिशन गोवा में कामयाब नहीं होता। वो गोवा में लारा रेबेलो को तलाश नहीं कर पाता, लेकिन बावजूद अपनी नाकामी के अपने दोस्त के कातिलों को सजा दिलाने को तमन्नाई वो फिर भी है। नतीजतन वो शक्ल सूरत कद काट में लारा रेबेलो से मिलती जुलती एक लोकल लड़की पकड़ता है, उसे वो सूरत हाल रटवाता है और उसके अंदाजे से ग्रांट रोड पर बोनी जादव के फ्लैट में वाकया हुआ था। उसे वीडियो कैमरे के आगे बिठाकर वो उससे वो सब तोता रटंत दोहराता है और यूं तैयार शुदा कैसेट एक फर्जी नाम से हमें भेज देता है।